अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। और इंग्लिश टीम हमने कल देखा कि किस तरह से एक बार फिर उन्हें बुरी जो नाकामी का सामना करना पड़ा है। इंग्लिश टीम पर शिकस्तों के बादल नहीं छट सके हैं। पै दर पै होने वाली जो शिकस्तें हैं उसने इंग्लिश टीम की कारकर्दगी को बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। इंग्लिश टीम के बॉलर्स ने देखा कि भारत को लो टोटल पर रोक तो लिया था और भारतीय टीम महज 229 रन ही बना पाई थी, लेकिन उसके बाद जब इंग्लिश टीम बैटिंग के लिए आई है तो भारतीय बॉलर्स के सामने सूखे पत्तों की तरह बिखर गई है। अब भारत एक और मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पर एक बार फिर से टॉप जगह पाने में कामयाब हो चुका है। भारत के बाद हम देख रहे हैं जनूबी अफ्रीका का नंबर है, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम तीसरे नंबर और ऑस्ट्रेलिया बदस्तूर चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 5वीं से 6ठी पोजीशन पर पहुंच चुका है। इंग्लिश टीम इस वक्त आखिरी नंबर पर मौजूद है। इस हवाले से अगर प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। सबसे पहले बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। इसराइली फौज गजा पर मुसलसल आग बरसा रही है और हम देख रहे हैं कि तोपखाने से रात भर से शुरू होने वाली बमबारी और गोलाबारी का सिलसिला बिला तातुल जारी रहा है। न्यू की स्क्रीन पर आप कुछ मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। सैकड़ों इमारतें इस वक्त मलबे का ढेर बन चुकी हैं। गजा में इमारतों और दीगर मकामात से आग और धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया है कि 7 अक्टूबर से जारी बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 22,000 अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं जिन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात भी अब मैसर नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैनी अफवाज ये कह रही हैं कि उन्होंने गजा के मुकम्मल ब्लैकआउट के दौरान ज़मीनी जंग भी शुरू कर दी है। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के रिहायशियों को एक बार फिर से इलाका खाली करने की धमकी दी है। हमास का इस हवाले से कहना है कि उन्होंने गजा पर 3 अतराफ से इसराइली अफवाज का हमला पसपा कर दिया है। अल-क़साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइली फौजी टैंकों की पेशकदमी नहीं करने दी गई। मरकजी इत्तलात फ़लस्तीन ने हफ्ते को अल-सुब इत्तला दी कि इसराइली तैयारों ने वस्ती गजा पर सफ़ेद फास्फोरस बम बरसाए हैं। गजा की पट्टी में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बदस्तूर मअतल रही है, जबकि दूसरी जानिब एलोन मस्क ने गजा के लिए सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट सर्विस फराहम कर दी है। जनरल असम्बली के हंगामी इजलास की अगर बात करें तो वहाँ उर्दन की जानिब से 22 अरब ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए गजा की सूरत हाल से मुतल्लिक पेश की गई करारदाद की 195 में से फ्रांस समेत 120 अरकान ने हिमायत की है। उधर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गजा में जंगबंदी का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। जंग का जो दूसरा मरहला है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया है और दिखाई ऐसी दे रहा है कि इसराइल किसी की बात मानने वाला नहीं है। इसराइल और अमेरिका हठधर्मी पर बरकरार हैं। दूसरी जानिब तुर्क सदर ये कह रहे हैं कि तुर्किया अभी मरा नहीं है बल्कि अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिस ताकत का मुजाहरा लीबिया और काराबाग में दिखाया है वो हम मशरिक वस्ता में ताकत दिखाने का मुजाहरा कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। तुर्क सदर ने कहा कि फ़लस्तीन 1943 में क्या था, आज क्या है, इसराइल यहाँ कैसे पहुँचा, आप कैसे दाखिल हुए, आप एक काबिज़ हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तरह जंगबंदी की करारदाद तो मंजूर कर ली है, लेकिन 120 जो अरकान मौजूद हैं, जो ममालिक मौजूद हैं, उनके मुतालबे के बावजूद भी इसराइल पर तो कोई असर नहीं हो रहा। नेतन्याहू ने अब ये कहा है कि जो जंग का दूसरा मरहला है वो शुरू कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ जी कि इससे बड़ी इसराइल की और कोई हठधर्मी नहीं हो सकती, और इसराइल से बढ़ के उसके सरपरस्त आला अमेरिका की, जो दुनिया में अपने आप को जमहूरियत का और इंसानी हकूक और आज़ादी इजहार राय का प्रचारक कहता है। तो उन्होंने दुनिया के 120 ममालिक यानी 190 ममालिक में से 120 ममालिक का जो मैंडेट है या जो उनका जो राय है उसको भी वजन देने के लिए तैयार नहीं है। इससे साफ बात यही जाहिर होती है कि इसराइल और अमेरिका जो है वो किसी सॉफ्ट डिस्कशन जो है या किसी कानूनी तरीकाकार में बिलीव नहीं करते। उनके साथ बिल्कुल वही तरीकाकार इख्तियार किया जाना चाहिए जिसके वो आदी हैं, और यही वजह है कि अब आज जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब उनकी मुतालबे पे जो बुलवाया जा रहा है। इससे पहले तकरीबन 20 दिनों में 4 बार तो इसी सिक्योरिटी काउंसिल ने फ़लस्तीन के हवाले से जो करारदादें पेश की जाती रही हैं उनको वीटो करते रहा है, कभी अमेरिका कभी फ्रांस। अब देखना यह है कि ये जो 5वां इजलास है इसमें ऊंट किस करवट बैठता है, और ये जो वर्ल्ड बॉडी है और ख़ासतौर पे अक़वाम मुत्तहिदा का जो ये 15 रुकनी फोरम है, ये कोई ऐसी काबिल अमल करारदाद के जो अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 7 के तहत उसका एक लीगल बाइंडिंग इफेक्ट हो, ख़ासतौर पे इसराइल और अमेरिका जैसे
हर धर्म ममालिक जो है उन पर। तो ये एक अब मैं समझता हूँ आखिरी उम्मीदें जो है वर्ल्ड फोरम के हवाले से वो आज के इजलास से ही वाबस्ता है। ठीक है। और उसके साथ साथ जी, लेकिन मंसूर साहब आप क्या देख रहे हैं, इस वक्त जंग का जो पूरा कंट्रोल इसराइल अमेरिका के हाथ में ही है। अब नजर तो यही आ रहा है कि अगर वो चाहेंगे तो जंग बंद होगी, तो सोचना तो फिर ये चाहिए कि अगर जंग बंद नहीं होती तो सूरत हाल जितनी अबतर हो चुकी है आने वाले दिनों में मजीद कितनी बुरी सूरत हाल हो जाएगी। यकीनन जी, इस वक्त जो इब्तिदा से ही हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से नेतन्याहू ने अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और अपनी फौज को हमास के इस हमले के नाकाम करार देकर, बल्कि कल तो परसों उन्होंने एक ट्वीट कर दी जिसकी वजह से बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया। फिर उन्हें अपनी वो ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ी और उस पर माजरत करना पड़ी। उससे तो यही लगता है कि इस वक्त जो अमेरिका का बहरी बेड़ा उस इलाके में मौजूद है, वहीं पर सेंटकॉम के जो हुकाम मुशीरान जो हैं, जनरल जो हैं, वही इस जंग की सारी प्लानिंग और निगरानी कर रहे हैं और वहीं से अहकामात जो है वो इसराइली फौज को दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसराइली फौज खुद इस वक्त तकसीम के अमल का शिकार है और वहां के जो रिजर्विस्ट हैं उन्हें इस बात पे बहुत ज्यादा कल्क है कि हमें एक खामखा एक ऐसी जंग में धकेल दिया गया है या झोंक दिया गया है जिसका नतीजा जो है उनके खिलाफ ही निकलना है। क्योंकि माजी में भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज इसराइल अपनी हरदर्मी में, अपने जंगी जो लौ लश्कर है उसके जोम में और अपनी फौजी तैयारी के जोम में कर चुका है और उसे हर बार जो है वो मुंह की खाना पड़ी है। तो इस वक्त भी जो की तरफ से एक दूसरा मरहला जिसका दावा किया जा रहा है वो शुरू किया है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मजीद टाइम गेन करना है ताकि फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पे जो भूखे मार के और खासतौर पे उन पर इमदाद ना पहुंचने के जो अब जैसे मसाइल का शिकार करके उन्हें तो इस मसले को जो है वो डाइल्यूट। ठीक है, लेकिन मंसूर साहब आप देख रहे हैं कि ईरान या तुर्की की अगर हम बात करें हैं इस जंग का हिस्सा वो बन सकते हैं, इस जंग में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से तुर्क सदर के बयानात हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि फिर मगरिब सलीब और हिलाल की जंग चाहता है। आपकी नजर में तुर्की या ईरान इस सूरत हाल में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, तुर्की और ईरान ने बहुत इफेक्टिव मैं समझता हूँ उनका रोल है इस पूरे इशू की सरपरस्ती के हवाले से भी, पुष्टिबानी के हवाले से भी और अब इस पूरी जंग को ठंडा करने के हवाले से भी। दोनों ममालिक मैं समझता हूँ ऐसे पोटेंशियल थ्रेट हैं अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए इस खित्ते में कि जिनके नाम से या जिनके काम से जो है इसराइल और अमेरिका को झुरझुरी आती है। और ये जो बयान एर्दोगान साहब ने भी दिया है, मैं समझता हूँ ये बड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस में है और खासतौर पे कल जिस अंदाज से उनकी बहरिया ने अपने 100 जो वॉरशिप्स हैं उनको बास्फोरस में परेड करवा के अपना एक मिलिट्री जो तैयारी है उसका इंदिया दिया है, पता दिया है, तो मैं समझता हूँ वो कम से कम अमेरिका और उसके जो हवारी हैं और खासतौर पे इसराइल है उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। और ईरान इस सिलसिले में मैं समझता हूँ उसके पास जो भी पॉकेट्स मौजूद हैं अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, इसराइली वो उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है। अभी वो इस जंग में उस अंदाज से शरीक नहीं हो रहा कि जिसकी बहुत से लोगों को तवक्को है, क्योंकि इस वक्त इस नौयत की इंटरवेंशन जो है मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ा ब्लास्टिंग इफेक्ट होगी इस खत्ते के लिए। तो कम से कम जो इस वक्त पीस प्रोसेस या इस वक्त रिप्रोचमेंट का एक दौरा हमें देखने को मिलता है, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब का हो या दीगर ममालिक का आपस में, वो कम से कम इस वक्त मैं समझता हूँ इस गजा की जंग की नजर नहीं होना चाहिए। यकीनन गजा की जंग को रुकवाना और वहां पे फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाना, जेनोसाइड रुकवाना जो है वो तमाम के तमाम ममालिक बिलखुसूस ईरान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, जो भी खत्ते के ममालिक हैं, जॉर्डन, उनकी अव्वलीन तरजीह है। लेकिन बात वही है कि इस वक्त जो लीगल फोरम्स हैं, जो उनके पास डिस्कशन डिबेट के फोरम है, वो तमाम के तमाम उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अगर ईरान और तुर्की इसमें शामिल हो जाता है तो फिर तो खित्ता एक बहुत बड़ी जंग की तरफ चला जाएगा। और क्या देखते हैं, अगर हम यूक्रेन जंग की एक हवाले से बात करें तो उनके सदर भी कह चुके हैं कि मगरिब ने हमें शह दी और फिर मगरिब इन तमाम चीजों से पीछे हट गया, तो अमेरिका दोबारा इसराइल के साथ भी इस तरह से कुछ कर सकता है? जी, यकीनन जो है अमेरिका का यही तरीकाकार है कि वो लोगों को जंग के अलावा में खासतौर पे अपना एक टेस्टिंग ग्राउंड बना के और बाद में खुद पीछे से हट जाता है, क्योंकि यूक्रेन जंग जो है अब तकरीबन 1.5-2 साल के करीब होने चला है और पूरी मगरब और यूरोप की सपोर्ट के बाद भी जो है वो रूस को शिकस्त नहीं दे सके। और रूस के मैं समझता हूँ इस खित्ते में उससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है शाम के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर, और यही एक मैं समझता हूँ एक ऐसा ब्लॉक है ये जिसमें चीन, रूस, ईरान, तुर्की के जो खित्ते की जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं उसको चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। और
यकीनन ये लोग तमाम ऑन बोर्ड भी हैं और आपस में इनके राब्ते और ख़ासतौर पे बराह रास्त जो डिप्लोमेसी चैनल इस वक्त हमास और मॉस्को के दरमियान ओपन हुआ है, और उसके साथ साथ पैरेलल जो जरगमालियों की रिहाई के हवाले से जो कतर में डिप्लोमेसी चल रही है, ये बड़े इफेक्टिव ज़ायरे हैं। जो जरगमालियों के लवाहकीन हैं, के रिश्तेदार हैं, वो जिस अंदाज से वहाँ पे सड़कों पे मौजूद हैं, वो मैं समझता हूँ उन पर ज्यादा असर डालते हैं इजरायली गवर्नमेंट पर बनिस्बत उनको अमेरिका में जिस नौयत के मजालिम हम देख रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, एम्बुलेंस को तबाह किया जा रहा है, आप ये समझते हैं, हम अमेरिका की बात कर लें, बरतानिया को देख लें, फ्रांस को देख लें, हिंदुस्तान को देख लें, इन तमाम ममालिक में जो अवाम मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, वो दर्द दिल रखते हैं गजा के लोगों के लिए और उनकी तरफ से मुजाहरे किए जा रहे हैं, ये तमाम हुकूमतें अपने लोगों के प्रेशर में भी नहीं आएंगी? देखिए जी, उन हुकूमतों के प्रेशर ही का नतीजा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसा फोरम जो है, जहाँ पे 120 ममालिक जो है वो इस जंग बंदी के हवाले से और एक इंसानी कॉरिडोर क्रिएट करने के हवाले से उन्होंने करारदाद के हक में वोट दिया है। ये अवामी दबाव ही का नतीजा था कि अदरवाइज यही ममालिक जो थे, इससे पहले होने वाले जितने भी इजलास हैं या उससे पहले तो कोई बात भी नहीं कर रहा था इस इशू पे। तो ये एक जो कलेक्टिव वॉइस आपको वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में दिखाई और सुनाई दी है यूएन जनरल असेंबली के हवाले से, अगरचे वो बाइंडिंग इस लिहाज से नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो कानून है, जो चार्टर है, उसके तहत चैप्टर 7 के तहत जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है वही बाइंडिंग होती है, लेकिन जिसे आप पब्लिक ओपिनियन कहेंगे, जिसे आप एक पब्लिक प्रेशर कहेंगे, वो आपको वाज़े वहाँ दिखाई दे रहा है। और ये इन्हीं एहतजाजी मुजाहरों और अवाम की तरफ से जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कैंपेन्स और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ फंड रेजिंग की कैंपेन, ये उन्हीं की एक रिफ्लेक्शन है जो आपको यूएन जनरल असेंबली में देखने को मिली है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो अभी ऑनगोइंग सेशन है इसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इससे हमें कोई ना कोई खैर की खबर जो है वो जरूर मिलेगी। ठीक है मंसूर साहब, पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले में? जी, पाकिस्तान के किरदार मैं समझता हूँ यकीनन एक इशू के हवाले से जो थोड़ी सी एक डावाडोल कैफियत पैदा हुई थी एक प्राइम मिनिस्टर साहब के ट्वीट के नतीजे में, मैं समझता हूँ उसका कफारा जो है वो हमारे जो यूएन में मुस्तकिल मंदूब हैं अकरम साहब जी, उन्होंने अपना बहुत ही जानदार खिताब जो है, जिसमें उन्होंने कनाडा को इंसानियत का दर्स भी दिया और उन्हें जमहूरियत का दर्स भी दिया और उन्हें समझाया कि अगर आप इसराइल का नाम भी लेने की जरूरत नहीं रखते हैं तो हम आपसे किस किस्म के इंसाफ की तवक्को रखें। और कनाडा की तरफ से जो तरामीम पेश की गई थी, ये जो यूएन जनरल असेंबली में करारदाद थी, वो तमाम की तमाम तरामीम जो है वो मुस्तरद कर दी गई। इस पर यकीनन जो यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब है वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तक है और इस वक्त सोशल मीडिया पे उनके लिए बहुत दाद तहसीन और ख़ासतौर पर अरब जो दुनिया और फ़लस्तीन के अंदर से भी मुख्तलिफ मैं देख रहा था ट्विटर अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा उनके इस खिताब को पसंद किया गया है। और यही जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान को फ़लस्तीन के काज के हवाले से, ख़ासतौर पर गजा की इस जंग के हवाले से अपनाए रखना चाहिए। और इसका इंशाल्लाह और ख़ासतौर पे अपने अवाम को अगर उनका कोई जज्बात है उसके इजहार के लिए पुरअमन जो वसाइल है या जो तरीक़ाकार है वो फराहम करते रहना चाहिए। जिस अंदाज से एक बैड टेस्ट अब यहाँ इस्लामाबाद में होने वाले एक एहतजाजी मार्च के हवाले से उसको रोकने के लिए पैदा हुआ, इस नौइयत की खबरें मैं समझता हूँ वो फ़लस्तीनियों के लिए भी परेशान कुन है और खुद हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी जो है इससे कमज़ोर होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफ़र हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाक लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे, जहां मुल्की सियासत में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो आम इंतखाबात की तारीख पाई जाती है। आम इंतखाबात कब होंगे, तारीख कौन देगा, क्या सर्दी में आम इंतखाबात होने चाहिए और नवाज शरीफ ने क्यों आम इंतखाबात जल्द करवाने का मुतालबा नहीं किया। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि चेयरमैन PTI आम इंतखाबात का हिस्सा होंगे
या नहीं। ये हैं वो सारी बातें, अफवाहें जो कि आम इंतखाबात के मुतल्लिक की जा रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार की तारीख मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह भी कर देगा। और इससे पहले हमने देखा 2 रोज़ कबल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस खदशे का इजहार किया था कि उन्हें जनवरी 2024 में आम इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। सदर साहब ने ऐसा क्यों कहा, ये तो वही जानते हैं। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जनूबी पंजाब में पहली बार अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया, जिसके मनाजिर हमने देखे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन का कहना है कि पीटीआई ऐसे लोगों के हाथ में गई जिनके दिलों में पाकिस्तान का दर्द नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि जो अधूरा मिशन है उसको पूरा किया जा सके। जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पहले पावर शो से खिताब करते हुए IPP के सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मंशूर का ऐलान करते हुए कहा, और हम देखते हैं कि इंतखाबात से पहले इस तरह के ऐलानात, इस तरह के बयानात दिए जाते हैं जिसमें सर फहरिस्त है कि मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 रुपये वो कर देंगे जब वो इक़्तिदार में आएंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त लोगों को फराहम की जाएगी। नौजवानों को रोज़गार देना ये IPP का हिस्सा होगा। जहांगीर तरीन का कहना था कि जब चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ गए तो फिर हमें एक एक करके हटा दिया गया, नाराज़गी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी जगह उन लोगों को बिठाया गया जिनको जानते भी नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जो बेहतरी नहीं लाना चाहते थे। उधर खातून अव्वल ने अपने शौहर और सदर मुमलिकत को सियासत छोड़ने का मशवरा दिया है, और अब देखना यह है कि आरिफ अलवी अपनी अहलिया का मशवरा मानते हैं या नहीं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब, बहुत आपके वक्त के लिए। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि 2024 इतवार के रोज़ 28 तारीख को होने जा रहे हैं इंतखाबात, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो पावर शो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पहला पावर शो किया गया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? जलसा कितना कामयाब रहा, कितने लोगों ने इसमें शिरकत की? हमारे यहाँ जलसों में लोगों को लाने का जो ट्रेंड है वो बिरयानी पर है, कीमे के नान पर है। IPP ने किस तरह से लोग इकट्ठे किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जहानिया का कामयाब जलसा जो एक तहसील लेवल पे रिमोट एरिया के अंदर था, उस जलसे की कामयाबी को मैं जहांगीर तरीन साहब के नाम, अलीम खान साहब के नाम और अय्याज खान नियाजी जो होस्ट थे उनके नाम करते हुए तमाम कायदीन को IPP के उनको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। दूसरा, मैं पिछले 2 दिन से एक बात कर रहा हूं कि जैसे ये जलसा कामयाब हुआ है, सोशल मीडिया के अंदर जलने की और सड़ने की बड़ी सख्त बू जो है ना वो फैली हुई है, स्पेशली नून लीग की तरफ से और PTI की जनाब सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनको गशी के दौरे, दिल के दौरे वो पड़ने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नरगसियत का शिकार थे कि शायद उनके अलावा तो कोई पॉपुलर पार्टी है ही नहीं, उनके अलावा जनाब कोई आवाम को इकट्ठा करना और आवाम को गैदर करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके पहला कामयाब तरीन जलसा जिसने साबित किया कि औकाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में उड़ेगा और खूब बुलंदियों पे उड़ेगा, पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ उड़ेगा, और उसकी उड़ान के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी की उड़ान भी होगी, पाकिस्तान की माशरत की उड़ान भी होगी, पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उनके खात्मे की उड़ान भी होगी इंशाअल्लाह। और इस चीज ने साबित किया कि हर आने वाला वक्त IPP और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बेहतरी का वक्त होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो चौहान साहब आप ये इस हवाले से भी बताएगा, औकाब की जो परवाज़ होगी वो अकेले ही होगी, और जितने भी तमाम लोग हैं, हमने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, तो अब उनका जो वोट बैंक है, आप हैं, फिरदौस आशिक आवान हैं, फ़ारूक हबीब हैं, फवाद चौधरी हैं, इन तमाम लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत वक्त गुजारा आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो वोट बैंक आपका वहाँ था, आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांसफ़र हो पाएगा? देखें, वोट बैंक माँ के पेट में से तो ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन लेके आता है, ना पॉलिटिकल पार्टी का सदर लेके आता है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने आज से 17 साल पहले PTI ज्वाइन की थी ना 2007 में, तो मेरे वालिद साहब समेत और मेरी जनाब घर वालों समेत और मेरे जितने चीफ सपोर्टर थे जनाब हल्के के, उन्होंने कहा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, और वो एक छोटा सा बच्चा 2.5-3 साल का दिखाते थे और कहते थे कि ये जब कभी कोई 40-50 साल का होगा तो शायद तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए। तो भाई हमने अपनी आंखों से देखा है पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह जनाब उन्हें पॉपुलर किया गया और किस तरह वो पॉपुलर हुई। और जब मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, हर जिले के अंदर टोटल 10 से 15 लीडर थे, वही कारकुन थे, वही वोटर थे और वही सब कुछ थे। ये तो 2011 को जनरल शुजा पाशा का तड़का लगा,
फिर जनाब 2014 को जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का तड़का लगा और फिर जनरल फैज साहब का फैज हुआ, तो जनाब मामलात यहाँ तक पहुंच गए। और नून लीग आपकी जनाब वो जनरल ज़ियाउल हक की दवा के मेरी उम्र लग जाए, नवाज शरीफ साहब को उम्र भी लग गई और करतूतें और हरकतें भी लग गई, वो आगे आए। फिर इसी तरीके से जनरल अयूब साहब को डैडी डैडी कहते हुए भुट्टो साहब जनाब वो इक्तदार में आ गए थे 1970 में। तो कहने का मकसद ये है कि माँ के पेट में से जना ये सारे के सारे अवामी और पॉपुलर लीडर बन के कोई भी नहीं आया था। लेकिन चौहान साहब आप नहीं समझते हैं कि हम जितनी भी पाकिस्तानी सियासी जमातों की बात कर लें उसमें हर किसी का रोल हम ऐसे ही देखते हैं। अभी भी ये आईपीपी के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये पार्टी कहां से आ गई, इतने दिनों में कैसे बन गई, ये हम सभी जानते हैं। नहीं तो इनसे पूछे ना ये नून लीग कहाँ से आई थी, हम भी उधर से आए जहाँ सारे आए हैं। ठीक है, सारा कोई बकरा रहा है ना आड़दा, ठीक है ना, ठीक है। वो तो आपको लग रहा है आप नून लीग का मुकाबला कर पाएंगे जिस तरह से पूरे पंजाब में हम देख रहे हैं? आपका प्लान क्या है? उम्मीदवार पूरे पंजाब में खड़े करेंगे, जनूबी पंजाब पर फोकस करेंगे? क्योंकि ये कहा जाता है जो बी टीम बन रही है नून लीग की वो तो आईपीपी है। अनवार भाई, नून लीग के पल्ले कख भी नहीं है सवाए उनके तंजीमी ओहदेदारों के, जो आखिरी इन्होंने 16 महीने लगाए और 40 साल इस मुल्क के अंदर इक्तदार के मजे लूट के अपने आप को तो जनाब परवान चढ़ा दिया। लेकिन आखिरी जो 16-17 माह थे, आप चले जाए अपना माइक और अपना कैमरामैन लेके लोगों से पूछ ले, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है पंजाब के अंदर। जिस पंजाब में सिर्फ नून लीग है, बाकी तो किसी सूबे में है ही नहीं। तो ये गलतफहमी जेहन से निकाल दें। मैं पिछले कई हफ्तों से एक बात कह रहा हूं कि ये इलेक्शन पार्टीज का इलेक्शन नहीं होना, ये पर्सनैलिटीज का इलेक्शन होगा। पार्टी की हवाओं का इलेक्शन जनाब 2008 का था, 2013 का था, 2018 का था, लेकिन ये इलेक्शन पार्टीज की हवा का नहीं है। तो इस वजह से इस जोन से आप निकल आए। नवाज शरीफ साहब ठीक है, एक जनाब उनको एक मैकेनिज्म के तहत लाया गया है, लेकिन उस पर भी उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं। वो सियासी सराहत के ऊपर चल रहे हैं, इंसानों की तरह चलेंगे। अंदर का ग्वाल मंडी का नवाज शरीफ जो है ना वो नहीं जगाएंगे तो चीजें जनाब सियासी जन्नत की तरफ जाएंगी। अगर तो फिर पुराना नवाज शरीफ निकल आया, कोई अफसार आलमों के हथे चढ़ गए, कोई तारिक फातमियों के हथे चढ़ गए, कोई परवेज रशीदियों के हथे चढ़ गए, तो जनाब सियासी जहन्नुम जनाब में गिरना जना 1 सेकंड का काम होगा उनके लिए। तो इस दफा इस दफा वापसी के लिए ना कोई 50 रुपए का स्टाम्प होना है, ना कोई हवाई जहाज होना है, ना कोई प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होने हैं, और ना ही किसी छोटे भाई की मानी जाएगी कि हाँ जी मैं लिख के देना बड़े भाई को जान दे, वापस ना आया तो मन फाड़ लेना। ये वाली कहानी भी हमको नहीं होनी। ठीक है। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा, पॉपुलैरिटी वाला कोई खाता नहीं है। ठीक है, नून लीग से पंजाब की सतह पर क्यों सियासी इत्तेहाद करेंगे, इसका इरादा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का? एक बात अनवार भाई ज़हन में रख लें, हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं 17 साल, कोई 16 साल, कोई 10 साल, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, सारे लोग हम जो रह के आए हैं ना, हमने एक चीज सीखी तहरीक इंसाफ से और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कि हमने नफरत की सियासत नहीं करनी, हमने ओए तोए की सियासत नहीं करनी, हमने नरगसियत की सियासत नहीं करनी, हमने अपने आप को अल्लाह का वली और दूसरे को शैतान समझने की सियासत नहीं करनी, अपने आप को गौस कुतुब और कलंदर और दूसरे को बदकिरदार और बदकार समझने की कोशिश नहीं करनी। हमने सियासत करनी है। सियासत क्या होता है? मुल्क का मफाद, रियासत का मफाद, अवाम का मफाद। चौहान साहब आप कह रहे हैं किरदार पर फिर बात नहीं करनी चाहिए। आपकी ही वीडियो एक वायरल है, आपकी वीडियो एक वायरल हो रही है, हम देख रहे हैं, जिसमें आप काफी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुतालिक। तो आपने देखा कभी उन्हें इस तरह का कोई नशा करते हुए जिस तरह से आप उस वीडियो में कमेंट कर रहे हैं? मैंने तो कभी उनके नशे के हवाले से कमेंट नहीं किया। आपकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, वो आप माशाल्लाह इतने विजिलेंट सहाफी हैं, आपको ये नहीं पता कि वो उस वक्त नून लीग की जनाब मीडिया सेल की जनाब एक फैब्रिकेटेड बनाई हुई, ये उस वक्त की वीडियो है जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे हमला हुआ था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो नशई था जिसने हमला किया था उसके हवाले से मैंने असेंबली के बाहर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको नून लीग ने कट एंड पेस्ट करके वो बनाई। आप माशाल्लाह मैं तो हैरान हूं कि आप उसे फेक और स्यूडो जनाब एक थकी हुई जनाब बनाई हुई फैब्रिकेटेड वीडियो के ऊपर आपने अपना वक्त जाया किया यार। लेकिन बड़ी वायरल हो रही थी, तो इसलिए आपकी क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी थी इस हवाले से। ये पिछले 1 साल के अंदर 7-8 दफा हर एक 1.5 महीने बाद इसको वायरल किया जाता है। वो पता लगता है वो तो एक
अंधे को भी अगर आप दिखाएंगे वो समझ जाएगा यार ये कोई। ठीक है, लेकिन आपकी जुबान से सुन लिया तो लोगों की भी तसल्ली हो जाएगी कि फयाजुल हसन चौहान ने इस तरह की कोई बात नहीं की है। अच्छा, पार्टी एक बात सुन लो अनवर, मैं 17 साल से पार्टी में हूँ और इंतहाई बुरे वक्तों का साथी हूँ। और बड़ी गाला में जब टोटल पिंडी जिले के और इस्लामाबाद जिले के 10-10, 12-12 सिर्फ होतेदार वोटर सपोर्टर कत्ता धरता होते थे, और मैं खान जना चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो 4 इंतहाई क्लोज दोस्त हैं, उनमें से 2 दोस्त उनके मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन मैंने 22 मई की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आज तक मैंने एक बात कही है कि मुझे ना उनकी जात से, ना उनकी अखलाकियात से, ना उनकी खानगी जिंदगी से, ना उनकी जाती जिंदगी से, ना उनके जाती ऐबों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना उससे है कि जिन सियासी पॉलिसीज की वजह से मेरी धरती मां का बेड़ा गर्क हुआ, मेरी उस पार्टी का जिसमें 17 साल मैंने कुर्बानियां दी, मारे खाई, जेलें काटी, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इन सारों के खिलाफ, वो पार्टी तितर बितर हो गई। वो पॉलिसीज जिसकी वजह से इजरायली लाबी और खत्मे नबूवत के मुनकर, ठीक है, वो जनाब सपोर्ट करके हमें, ठीक है, लेकिन आपसे फिर मैं यही जानना चाहूंगा कि जब उस पार्टी के लिए हालात साजगार हो जाएंगे तो क्या फयाजुल हसन चौहान, फरूख हबीब, फवाद चौधरी, इस तरह के जो तमाम लोग जो आईपीपी में चले गए, जब हालात नासाज हुए, क्या वापस उस पार्टी में जाएंगे? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स आपको इसी तरह से ट्रोल कर रहे हैं कि जब हालात साजगार हो जाएंगे आप लोग दोबारा पीटीआई में आ जाएंगे। यार बात सुनो, बाकियों का मुझे नहीं पता, फयाजुल हसन चौहान थूका नहीं चाटता। मतलब आप तो फिर किसी सूरत नहीं जाएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड होगी ये बात। इसको सेव कर लो, ठीक है ना, बाकी टीवी चैनलों को भी भेज देना, ठीक है, थूका नहीं चाटता। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से पार्टी मंशूर का जो ऐलान हुआ, हमने देखा कि कौमी मफाहमत पर इस हवाले से बात की गई, तो पाकिस्तान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी बातचीत चल रही है बाकी तमाम पार्टी से? यार हम प्योर सियासी जमात है। अच्छा सुन ला, बीच में टोकना ना जरा, एक बात ध्यान में रख लो अनवार भाई, सियासी जमात और सियासी कारकुन और सियासी लीडर कभी भी एक स्टैटिक किस्म का एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं रखता, वो लचकदार होता है, बिल्कुल, वो अपने दुश्मन से भी बैठता है। मैंने अपने हल्के के जो मेरे जानी माली दुश्मन है ना, मेरी इज्जत के दुश्मन है, मैंने उनसे राब्ता किया है और मैंने कभी भी उनको अपने इन 5 सालों के अंदर उफ तक या ना उनको नहीं होने दी, और ना उन पे उंगली उठाई, ना कोई उनके ऊपर इंतकामी सियासत की, ना उनकी माल माश उनके मामलात के ऊपर। हालांकि 20 चीजें थी उनको जनाब दाढ़ के नीचे लाने की, पर मेरा मजाज और स्टाइल नहीं। सियासी कारकुन हर एक के साथ बैठता है जी, हर सियासी जमात के साथ बैठता है। लेकिन चौहान साहब, आपके जो साबका लीडर थे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो इस तरह की आदत नहीं रखते थे। आप समझते हैं उन्होंने इसी चीज का नुकसान उठाया? इसी चीज का नुकसान उठाया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, कोई तो बता रहा हूं कि वो वजीर आजम होता था तो वो कहते थे कि मैंने अपोजिशन के साथ ही बैठना, वो अपोजिशन लीडर होता था, वो कहता था मैंने हुकूमत के साथ ही बैठना, और उस वक्त ही बैठना जब मुल्क की सलामती दांव पे लगी होती थी, जब मुल्क की सालमियत और बका दांव पे लगा होता था, जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर, सैलाब से डूबा हुआ है, जल्जलों से बुरा हाल है, मुल्क के हालात बुरे हैं, उस मौके पे जब सारे सियासतदानों को बैठना चाहिए, वो कहता था मैं नहीं बैठूंगा। ये हम नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की क़यादत में ये वाला एटीट्यूड हमारे अंदर इज्तिमाई और इनफरादी तौर पे आप नहीं देखेंगे, हर किसी के साथ बैठेंगे जी, ठीक है। अच्छा, हमने देखा जहांगीर तरीन ने जलसे में फिर ये भी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब वो वजीर आजम बन गए थे तो उन तमाम लोगों को पार्टी में लेकर आए जिनको कोई जानता भी नहीं था, और इन तमाम जो मेन लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ रहे हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। तो इसमें कौन से, अब मुझे तो मईद यूसुफ कहां से आया, शहबाज गिल किधर से आया, शहजाद अकबर को कौन जानता था, सानिया निश्तर को कौन जानता था, ये जो आपका वजीर तिजारत था जना ताजिर क्या नाम है उसका जना, वो उसको कौन जानता था। और भाई जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जहांगीर तरीन साहब जो इनके घर का किचन भी चलाया करते थे, जो दफ्तर भी चलाया करते थे, लेकिन आप तो एंड तक साथ रहे हैं, फिर आपने क्या देखा? सुनो तो सही ना, जिस तरीके से मेरे से बिहेव किया गया, क्योंकि आप ये कहते हैं आप रेजिस्ट भी करते रहे, आप रेजिस्ट भी करते रहे। भाई सुन तो लो यार, बीच में टोको। आप मुझे बताएं, हर साल बाद मुझे जिस तरीके से जनाब उतारा जाता था मिनिस्ट्री से, जिस तरीके से बिहेव किया जाता था, वो तो हमारी वफा थी कि हम जनाब टिके रहे। लेकिन यहाँ पर तो जिस अंदाज से वो कहते हैं ना, पोल्ट्री फार्म के अंदर से जब वो मुर्गियां जाती है ना,
शाहजोर पे चढ़ाई जाती हैं मंडी में ले जाने के लिए, तो उसकी टांग से पकड़ के जनाब उनको फेंका जाता है। इस तरह टांगों से पकड़ के उन पुराने नजरियाती लीडर्स को उठा के बाहर फेंका गया पार्टी से। और जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या किया गया, अलीम खान साहब के साथ क्या किया गया, ओन चोई साहब के साथ क्या किया गया। अब ओन चोई साहब को कोई 100 अच्छा कहे 100 बुरा कहे। आप मुझे ये बताएं कि मिसेस इमरान खान कहें कि मैंने ख्वाब देखा है कि ओन चौधरी का आपकी जनाब तकरीब हलफ बर्दारी में होना अच्छा शुगर नहीं होगा, और आप जनाब उनको मना कर दें, उसको कार्ड भी न दें, उसको मना कर दें कि आपने मेरी तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं आना। आप बताएं ये क्या था? तो ठीक कहा ना जहांगीर तरीन साहब ने। ठीक है चौहान साहब, जिस तरह से हमने देखा जलसे में जब इंतखाबात के हवाले से बात की जाती है तो लोगों को इस तरह के जो वादे हैं वो तो जरूर किए जाते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है 50,000 कम से कम तनख्वाह होगी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराम की जाएगी। हमने देखा 16-18 महीने पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में आना चाह रही थी वो भी इस तरह की बातें करती थी। तमाम हुकूमतें इस तरह की बातें करते हैं, पॉलिसीज लेकर कौन आएगा, अवाम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। आप 300 यूनिट कैसे मुफ्त देंगे? IMF तो 1 यूनिट भी किसी को मुफ्त नहीं देने दे रहा। चलो जी, आपका ही इस्तदलाल और मंतक मान लें तो जो सारे ते इतबार कीता है तो साढ़े ते भी फिर कर लो। ठीक है, इतबार कर करके साड़ी अवाम दा हाल नहीं हुण साड़ी वारी आके तुहानू याद आ गया जनाब कि उन्होंने भी ये क्या सी, उन्होंने तो तुसी इक़्तिदार 2/3 मेजॉरिटी बार-बार लेके आओ। जनाब हमने जो बात की है सुन लें तसल्ली से, कोई अनहोनी, कोई अनएक्सपेक्टेड, कोई माफूकुल फितरत बात नहीं की हमने। ये जितनी चीजें हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम, अरबों रुपए, सैकड़ों अरब रुपया सालाना जनाब इसके ऊपर भिखारी बनाया हुआ है कौम को, 2,000, 4,000, 5,000 देके हमने इन्हीं में से अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से हम इनके बिजली के बिलों को पे करना, आपका आधा जनाब कीमत पे पेट्रोल देना मोटरसाइकिल वालों को, 50,000 तनख्वाह का जो है वो मामला, फिर आपका 12 एकड़ के किसानों को जनाब ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री देना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने कोई 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का दावा नहीं किया जिसमें से हमने कख भी नहीं किया। चौहान साहब वक्त की कमी है, एक लास्ट और शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे, पंजाब पर फोकस है या जनूबी पंजाब पर फोकस है? कैंडिडेट तैयार हैं, क्या तैयारियां की गई हैं? सर पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे, गज बज के लड़ेंगे। और अपनी बात जो पिछले 1-1.5 महीने से कर रहा हूँ और जो बड़ी वायरल होती रही है कि जनाब पंजाब के अंदर और वफाक में भी जो हुकूमत साजी है, हुकूमत साजी और खुसूसन पंजाब में, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के बरगुने मिन्नत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ वायरल स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। दुनिया का सबसे तवील उम्र पाने वाला कुत्ता 31 साल की उम्र में चल बसा है। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले इस कुत्ते का नाम बॉबी बताया गया है, जिसे दुनिया का सबसे उम्र पाने वाले कुत्ते का लक़ब मिला है। बॉबी के मालिक लियोनल कोस्टा की जानिब से बताया गया कि बॉबी जानवरों के अस्पताल में पीर के रोज़ इंतकाल कर गया और उसने 31 साल और 165 दिन की उम्र पाई थी। बॉबी की नस्ल का ताल्लुक एक आम कुत्ते की नस्ल से ही है जिसकी आमतौर पर ज़िंदगी 10 से 14 साल के दरमियान होती है, लेकिन बॉबी वो खुशनसीब कुत्ता था जिसने 3 दहाइयाँ देखी हैं। इसके अलावा बॉबी ने रवां साल फरवरी में ही दुनिया के सबसे तवील उम्र पाने वाले कुत्ते का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था, जबकि इससे कबल यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के कुत्ते के पास था जो 29 साल और 5 माह की उम्र में इंतकाल कर गया था। बॉबी के मरने का दुख गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी हुआ है और उन्होंने भी एक्स पर इस खबर को दुख का इजहार करते हुए शेयर भी किया है। एक और खबर है वायरल जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। आप दुल्हन को घर लाने के लिए दूल्हे को तो शान शौकत से बारात ले जाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी लड़की की तलाक पर उसके बाप को खुशी मनाते हुए देखा है? तो भारत का ये शहर है रांची, जहां पर बेटी की तलाक की सूरत में उसे वापस घर ढोल पटाखों के साथ लाने वाले बाप की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसके मनाज़िर आप हमारी इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तलाक की सूरत में बेटी की घर वापसी को पुरवकार तकरीब के जरिए जश्न की सूरत में मनाया गया। वीडियो में हम देख सकते हैं कि इस मौके पर लड़की भी अपना सामान उठाए हुए खुशी खुशी वापस जाते देखी जा सकती है। इस वीडियो पर मुख्तलिफ किस्म के कमेंट सामने आ रहे हैं। लड़की के बाप की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आप बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करें, लेकिन अगर मियाँ बीवी और बेटी के ससुराल वाले कुछ गलत करें तो फिर आप अपनी बेटी को इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर वापस ले आएँ, क्योंकि बेटियाँ बहुत कीमती होती हैं। तो बड़ा मिला जुला रद्दअमल जो है वो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। कुछ लोग इस ख्याल को पसंद हैं, कुछ इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया में चौथा सनती इनकलाब जारी है और इस इनकलाब का ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि 26,000 से ज़ायद कंपनीज एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हैं और दुनिया में तेज़ी से बदलते हुए कॉर्पोरेट माहौल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तब्दीली के एक अहम सहूलतकार है। IT इनकलाब के नतीजे में पूरी दुनिया में लोगों का तर्ज ज़िंदगी बदल चुका है। पाकिस्तानी हुकूमत ने मुल्क में IT सरमायाकारों को कई फ़वाइद और कई मौक़े भी फराहम किए हैं, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि IT सेक्टर तरक्की भी कर रहा है, जिसमें रोबोट्स हैं, मसनूई ज़हानत है, नैनो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रिंटिंग है और ख़ुद मुख्तार गाड़ियों जैसे जो शोबे हैं वहाँ पर मुलाज़मीन की ज़रूरत होती है और हम देख रहे हैं कि यही रोज़गार की अगली लहर है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है चेयरपर्सन FC कॉलेज डॉक्टर मुबशर मुश्ताक साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान दुनिया में हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत काम हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे तालीमी इदारे कहाँ खड़े हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और बहुत इम्पोर्टेंट इशू जो आपने आज रेज़ किया है। दुनिया ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एजुकेशन सेक्टर का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत कलीदी रोल हम प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ कुछ हद तक अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो इसमें डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टार्टिंग फ्राम गवर्नमेंट, आपके डिफरेंट अदारे, इसके अलावा आपके जो इंस्टीट्यूट हैं, हमारे जो एकेडेमिया में स्टेक होल्डर्स हैं, फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, ये सब मिलके सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के साथ मज़ीद इसमें तरक्की कर सकते हैं और ऑफ कोर्स हम दुनिया में जो एक रेवोल्यूशन है उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात कर लेते हैं, जिसमें तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, या दूसरी तरफ अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, दराज की बात करें, अलीबाबा की बात करें, आपको लगता है इस हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं? तो जो हमारे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर इस हवाले से कोई प्रोग्राम्स होने चाहिए? जी, ये तमाम शोबाजात जो आपने अभी आइडेंटिफाई किए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएट करके इनसे पैसा जनरेट करते हैं, जो कि आपके ओवरऑल इकानमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। पाकिस्तान में इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं या और प्रोफेशनल्स जो हैं, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड दे आर मेकिंग मनी, लेकिन इसमें अभी भी एजुकेशन सेक्टर जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई सी कि अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इस तरह नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस अपना जो सेट करिकुलम है ज़्यादा उसी को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली एलिमेंट्री कॉलेजेस में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अच्छा, देखिए, कोर्सेज वगैरह भी शुरू किए जा सकते हैं और हम लोग हर चीज़ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पर क्यों डाल देते हैं? हम बेस एजुकेशन जो हमारी स्कूल से स्टार्ट हो रही है, हम ये तमाम चीज़ें वहाँ पर एडप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बाहर के ममालिक में हम देख रहे हैं कि बच्चों को छोटी उम्र में ही तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया जा रहा है। यहाँ इंतज़ार किया जाता है कि एक बच्चा मैट्रिक से निकलेगा, कॉलेज में जाएगा, तो शायद कॉलेज की ही ये जिम्मेदारी है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी आप क्या समझते हैं, इस गैप को क्यों फिल नहीं कर रहे हैं? एक आम स्टूडेंट, उसको कोई जब रहनुमाई करने वाला नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस तरफ जाना है? हाँ जी, यही पॉइंट था जो मैं आपको कह रहा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन में हमें इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्री और जो एकेडेमिया है, इनका स्ट्रॉन्ग जो कोलैबोरेशन है वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए। जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, बेशक वो बिल्कुल आपकी अर्ली ईयर एजुकेशन है या आपका इंटरमीडिएट लेवल है, तो वहीं पे जो बेसिक आपकी स्किल्स हैं, जिस तरह बेसिक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आपकी मुख्तलिफ स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेजेस हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की हैं, इसके अलावा डिफरेंट और जो टूल्स हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब स्टूडेंट कॉलेज में आएगा तो तब हम इनको इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है। तो इसमें जैसा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है या डिफरेंट अदारे हैं, वो अपने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी में FC कॉलेज में कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को करवाएं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स से रोशनास, लेकिन हमारी थोड़ी सी लिमिटेशन होती है कि हमें HEC का करिकुलम भी फॉलो करना होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब यूनिवर्सिटी लेवल में स्टूडेंट आए, उससे पहले ही उसको ये बेसिक एजुकेशन हो, ताकि हम इस लेवल पे उनको फर्दर उनकी स्किल्स को पॉलिश करें और उनको फर्दर एक अपर लेवल पे लेके जाएं, जहाँ पे वो फर्दर आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि हम अच्छे तरीके से
से कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जब भी हम अपने आप को कोट करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं अपने नेबरहुड से, इंडिया से। इंडिया आज आईटी की फील्ड में हम देख रहे हैं बहुत तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में वो अपना नाम रखते हैं। बारहा जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जितनी भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जितने भी मल्टीनेशनल इदारे हैं, उनके जो सीईओज हैं वो इंडियंस ही हैं। तो पाकिस्तान फिर कहाँ खड़ा है? जी, पाकिस्तान में अगर हम इंडिविजुअल्स में देखें तो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हम उस पोटेंशियल का सही जो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। इसी की रीज़न है कि हमारा जो हमसाया कंट्री है वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो इसमें वही है कि आप जो अपना जो करिकुलम है इसको थोड़ा सा मॉडर्न करें। हम एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च जो आपकी जो है उसको ज़्यादा जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ लिंकेज करें। इसके अलावा जो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह आपके ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए या जो फ्रीलांसिंग के लिए है, इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो इनकी आईटी की पेमेंट्स होती हैं उनका जो प्लेटफॉर्म है अभी तक हम वो सिक्योर नहीं कर सके। उसमें बहुत सी टेक्निकल, बहुत जी बिल्कुल, पेपॉल वगैरह अभी आपकी मौजूदा गवर्नमेंट इस पर कोशिश कर रही है, लेकिन स्टिल अ लॉट हैव टू बी डन। लेकिन जिस मॉडर्न एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ही बैठना है एचईसी के साथ, और शायद उनको फोर्स करना पड़ेगा कि अब हमें इस जो फरसूदा हमारा निजाम हो चुका है, क्योंकि दुनिया तरक्की करती जा रही है और हम उन्हीं पैटर्न्स पर बैठे हैं, हम उसी पुराने तालीमी निजाम पर ही काम कर रहे हैं। तो ये फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की भी तो जिम्मेदारी है कि वो भी तो प्रेशर डाल सकते हैं एचईसी पर। जी, एक सर्टन लेवल तक यूनिवर्सिटीज़ अपना रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्री के साथ भी मिलके एफर्ट करती हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या गवर्नमेंट नहीं है, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम मिलके अपना जो करिकुलम है उसको मॉडर्न कर सकते हैं। जो आप डिफरेंट रिसर्च की है, जो एंटरप्रेन्योरशिप्स की जो आपकी ऑप्शंस हैं, उनको सारे मिलके ही इकट्ठा लेके आगे चल सकते हैं, तभी हम कोई तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं तालीमी इदारों की बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टैट्स है मेरे पास। जिस तरह से पाकिस्तान में हर साल हम देखते हैं कि 1 लाख आईटी ग्रेजुएट्स की जरूरत है, लेकिन तालीमी इदारों से सिर्फ 25,000 के करीब ही हैं जो कि निकल पा रहे हैं, और उनमें से 25,000 में से सिर्फ 2500 अफराद ऐसे हैं सॉरी जिनके अंदर वो महारत और हुनर है जो कि हम देखते हैं कि आईटी के शोबे में दरकार होती है। तो हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। जी, आई एग्री विद यू। इसमें मेन रीज़न वही है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक जो करिकुलम फॉलो कर रही हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी जगहों पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा उनका जो करिकुलम है दैट इज़ नॉट अप टू डेट। इसीलिए हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के साथ आपका जो रिलेशन है, जो उसकी जो आपकी टाइज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम उनको मॉडर्न जो कर सकें अपने करिकुलम को, जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की या आजकल जो चैलेंजिंग वर्ल्ड की जो नीड्स हैं उनको हम मीट कर सकें। ठीक है। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान का, गवर्नमेंट का कितना रोल देख रहे हैं आप आईटी के सेक्टर में? कुछ मौके दे रहे हैं, कुछ फ़वाइद दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ अदवार में सपोर्ट होती तो है, लेकिन एक तो पॉलिसीज़ का कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा, इसमें यूनिवर्सिटीज़ को अगर ऑटोनॉमी दी जाती है तो फिर कुछ हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ ख़ास कोर्सेज़ के अंदर ही रहना पड़ता है। तो देयर शुड बी मोर लिबर्टी टू यूनिवर्सिटीज़ के हम जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं उसको आज़ादाना तरीके से हम ऑफ़र कर सकें। ठीक है। तो अगर इस तरह हम करेंगे, हम अपने करिकुलम को मॉडर्न जब तक नहीं करेंगे, कोर्सेज के अंदर फर्दर डाइवर्सिटी नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, तब तक हम इसका जो रियल पोटेंशियल है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपका ताल्लुक एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो फिर एफसी इंतजामिया है वो इस हवाले से कोई काम करिए स्पेसिफिकली? जी, इसमें आई एम रियली ऑनर्ड कि आई एम सर्विंग एट एफसी कॉलेज, और एफसी कॉलेज की इंतजामिया नॉट ओनली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू मीट द चैलेंजेस, इसमें वो हमें फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इस सिलसिला में इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं। अपना जो करिकुलम है वो हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के मुताबिक उसको अपडेट करें, अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जिस तरह डिफरेंट हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। रिसेंटली पिक्टा और पाशा अवार्ड्स वगैरह हमारे स्टूडेंट्स ने विन किए हैं। तो इसमें सब चीज़ों में हमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की
सपोर्ट हासिल है। ठीक है। इसके अलावा एफसी कॉलेज का जो एक मेन और इम्पोर्टेंट रोल है वो हम डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि आई बिलीव कि वेमेन जो हैं, वेमेन एम्पावरमेंट दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर हम ख़वातीन को ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि वो आईटी सेक्टर में आएँ, आईटी की एजुकेशन लें, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपकी इकॉनमी को भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और अपनी स्किल्स को भी वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। क्योंकि ख़वातीन के लिए एडिशनल चार्म इस आईटी इंडस्ट्री में ये है कि यहाँ पे दे कैन वर्क फ्रॉम देयर होम, तो उससे उनका जो फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का जो बैलेंस है वो बहुत इंटैक्ट रहता है। और इन सारी चीज़ों के लिए एफसी कॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। रिसेंटली एफसी कॉलेज में अभी हमने एक नया स्टूडेंट सेंटर इंट्रोड्यूस किया है, तो होपफुली उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, स्पेशली आईटी ग्रेजुएट्स के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और भी ओपन होंगी। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं जो हमारा तालीमी निज़ाम है, स्टूडेंट हमें नाला भी दिखाई देते हैं, हम देख रहे हैं कि इदारे कोशिश भी करें, जैसे एफसी भी इस तमाम हवाले से कोशिशें करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब स्टूडेंट्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से निकल रहे हैं तो उनके जहनों में यह है कि हमें जॉब चाहिए, जॉब सीकर हैं, जॉब क्रिएटर नहीं है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, कि जो हमारे नौजवान हैं वो जॉब क्रिएट करके दें, लेकिन आज नौजवान हमें यही कहता दिखाई देता है कि उसको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। जी, सबसे पहले तो हमें ये माइंडसेट ऑफ कोर्स चेंज करना है और इसमें तालीमी इदारों का ही, टीचर्स का रोल है कि हम स्टूडेंट्स को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताएं कि दे शुड बी जॉब प्रोवाइडर, जॉब क्रिएटर रेदर दैन जस्ट जॉब सीकर। तो इसमें आईटी जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। जिसका मैंने पहले आपको बताया कि आईटी की फंड्स की ट्रांसफ़र में इश्यूज़ आते हैं, इसी तरह डिफरेंट जो कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन में स्पेशली उन्हें जो स्टार्टअप के लिए जो कैपिटल चाहिए है, अगर वो गवर्नमेंट्स जो प्रोवाइड करें तो आई बिलीव कि स्टूडेंट्स कैन गो इन दिस डायरेक्शन एज वेल। ठीक है। बाकी अगर हम अपने कोर्सेज में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री, तो स्टूडेंट्स को इसकी इंपॉर्टेंस का ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि बेसिकली कि दे शुड नॉट गो फॉर जॉब हंटिंग। तो इससे आई बिलीव कि इन फ्यूचर वी कैन हैव मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स। जिस तरह से हम देख रहे हैं बाहर के ममालिक में भी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं, जिस तरह से आपने कोई राइड बुक करानी है, पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज काम कर रही हैं, शॉपिंग के हवाले से भी काम कर रही हैं, फूड के हवाले से भी काम कर रही हैं। पाकिस्तान में आप इसका स्कोप मजीद बढ़ता देख रहे हैं? जी, ऑफ कोर्स इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगले कुछ सालों में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ जाएगी, स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपकी एडवांसमेंट्स हैं। इसके बाद आपके मुख्तलिफ शोबाजात में ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इनकॉर्पोरेट होगी। आपके डिफरेंट जो ई कॉमर्स की साइड है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके अलावा यू कैन नेम एनी फील्ड, तो आपको उसमें आई.टी. का कोई ना कोई रोल मिलेगा और उसका रोल बढ़ेगा। तो इसलिए हमें अपने आई.टी. ग्रेजुएट्स को नए जो चैलेंजेस हैं उनके लिए रेडी करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन एफसी कॉलेज डॉक्टर मुश्ताक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सनसनीखेज मैच के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद पाकिस्तान के जो सेमीफाइनल तक पहुंचने के इम्कान थे वो भी काफ़ी महदूद हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान 4 मैचेस में मुसलसल शिकस्त का शिकार ना होता तो फिर अगर मगर की सूरत हाल भी ना होती, लेकिन जब से हम देख रहे हैं कौमी टीम के सर पर शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं, तब से ही तनकीद का सिलसिला भी शुरू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि साबिक विकेट कीपर राशिद लतीफ़ के जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि कप्तान बाबर आजम ने ज़का अशरफ को कोई कॉल या पैगाम नहीं भेजा। उधर इस मसले पर पेशरफ्त हुई है और बताया जा रहा है कि कौमी क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बजरिया ईमेल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं। खिलाड़ियों की जानिब से जल्द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि ऐसे हाई प्रोफाइल टैग्स के गैर ज़रूरी दबाव के नतीजे में हम प्लेयर्स परफॉर्म करने से कासिर नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो बाबर आजम को
अजीम खिलाड़ी नहीं समझते, उन्हें शायद ये एजाज़ उन लोगों ने दिया हो जिन्होंने पाकिस्तान और आलमी सतह पर खेल के जो हकीकी अजीम खिलाड़ी हैं उनको ना देखा हो। बहरहाल कल पाकिस्तान अपने एक और अहम मैच में बंगाल टाइगर्स का सामना करने जा रहा है और अभी तक कौमी टीम कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी है। कल होने वाले अहम मैच में हमने देखा कि भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। कल इंग्लैंड की टीम ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए भारतीय इनिंग्स को 229 रन तो महदूद कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस लो टोटल का भी दिफा नहीं कर सकी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हुसनैन लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है। हुसनैन, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए, वेलकम टू न्यूयॉर्क पाकिस्तान। सबसे पहले बात करेंगे ज़का अशरफ साहब के इंटरव्यू के हवाले से। कल जो इंकशाफात हमने देखा किए गए एंकर पर्सन की जानिब से, ज़का अशरफ साहब को क्या इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं था और क्या ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस तरह का इंटरव्यू, इस तरह के बयान देना मुनासिब था? देखिए अनवर, दो चीजें इसमें हमें देखनी होगी। एक तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में ज़का अशरफ ने चीजों को मना किया कि नहीं, बाबर आजम से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ था। फिर उन्होंने इंतजाम उलग के हवाले से बात की, फिर बहुत सारे और इश्यूज पे भी बात हुई। लेकिन जो आवाज उठी थी वो एक नेशनल टेलीविजन पे उठी थी और राशिद लतीफ साहब की जानिब से उठी थी। और उसके बाद जब पीसीबी की जानिब से इसका रद्द अमल आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और बाबर आजम के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ, तो फिर बेहतर ये समझा गया कि उस स्क्रीनशॉट को चलाया जाए जो कि एक निजी टीवी चैनल पर चलाया गया। अब इसके ऊपर एक बहस स्टार्ट हो चुकी है कि क्या ये स्क्रीनशॉट चलाना सही था या नहीं था। आपको पता है, आप भी इसी मीडिया से, हम भी इसी मीडिया से, इसी मीडिया में बहुत सारी मुबैना कॉल्स भी चलाई जाती हैं, आए दिन ऐसी चीजें होती हैं। पहले तो मीडिया एथिक्स के ऊपर अगर बात हो जाए तो वो एक डिफरेंट टॉपिक होगा, लेकिन में कि वो स्क्रीनशॉट है वो चलाए जाए और उसके बाद ही वो मामला निगेट हो। लेकिन मामला निगेट होने की जगह मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, इन बिटवीन वर्ल्ड कप आई थिंक पीसीबी को भी एहतियात करनी चाहिए थी। पीसीबी की जानिब से थोड़ी ज्यादा एहतियात होनी चाहिए थी। पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे डिसीजन आए जिस पर पीसीबी तनकीद का निशाना खुद बन रहा है। उसके जो मीडिया मैनेजर है टीम के, वो उनको बुलाया गया, वो यहाँ पे आने से बजाय वो इंडिया में बैठ के कुछ अजीब गरीब से इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं कि पीसीबी चाहता है कि ये टीम परफॉर्म ना करे ताकि इस टीम पे जो है वो पाबंदियां लगा सके और इस टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको रोका जा सके, जो प्लेयर पावर है उसको कम किया जा सके। सो इस तरह के मामलात चल रहे हैं और इस तरह के मामलात तब ही चलते हैं जब बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं होते। और अब इसका लेकिन जो सकरबा परवरी की हम देख रहे थे, तमाम चैनल्स पर बात की जा रही है, वो तो वो उन्होंने कल एक्सेप्ट कर लिया कि 8 प्लेयर्स एक तरफ हैं और चीफ सेलेक्टर भी उनके साथ ही मौजूद हैं। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट कितनी नुकसानदेह है पाकिस्तानी टीम के लिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप? और ये तासुर तो दे दिया गया फिर तमाम लोगों को, ये तो फिर एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर चेयरमैन पीसीबी इन तमाम बातों से बरी जिम्मा तो वो भी नहीं हो सकते, इंक्वायरी का हिस्सा तो वो भी बनेंगे, फाइनल सिग्नेचर तो उन्हीं के हैं। देखिए अनवर, अभी तो वो चेयरमैन पीसीबी है नहीं ना, अभी वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है। ठीक है, अभी 4 नवंबर को वो उनकी मयाद खत्म हो रही है। आप देखते हैं कि 4 नवंबर के बाद उनको और आगे मौका मिलता है नहीं। और जो ज्यादा शोर हो रहा है वो इसी वजह से भी हो रहा है कि 4 नवंबर के बाद शायद कोई नया सेटअप आ जाए, नए लोग आ जाए। जहां तक 8 प्लेयर्स की बात की है तो देखिए, प्लेयर जो है वो ग्रुपिंग तो इस टीम में 3-4 साल से थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही थी कि प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं। रिजवान की शायद बाबर से जंग है, बाबर की शाहीन से जंग है, और फिर ये सारे जो है मिलके इंजमाम उल हक को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। और इंजमाम उल हक के हवाले से तो ये भी बताया गया कि उनकी और शायद प्लेयर्स की कोई कंपनी भी है। तो ये तमाम तर चीजें हैं, इसमें आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, एक आम आदमी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बाज लोग पीसीबी को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे, बाज लोग आपके प्लेयर्स को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे। लेकिन अनवर, ये सारी चीजें तब हो रही है जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही। अगर आपकी टीम 3 से 4 मैचेस जीत जाती, इस वक्त हम सेमीफाइनल के लिए हॉट फेवरेट होते, तो ये कोई बात ना होती। आप असल में अपनी परफॉर्मेंस को जो है ना वो एक पैमाने के अंदर लेके आते, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देते, आप अफगानिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को या इंडिया में से किसी 2 टीमों को शिकस्त देते, अभी आप सेमीफाइनल के लिए और फेवरेट होते। तो मेरा ख्याल है कोई भी मीडिया वाले या कोई भी पीसीबी वाले पागल नहीं थे कि बात करते। अब हर बंदे को बात करने का मौका पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से दिया, उनकी बॉडी। लेकिन असलैन ये बात तो कंफर्म है कि टीम की सिलेक्शन पे ठीक नहीं हुई है, और फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, इसके 4 लोग जिम्मेदार हैं। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, $1 मिलियन क्वेश्चन है। नंबर 1 इंजमाम उल हक इसके सबसे बड़े कैरेक्टर हैं, उसके बाद बाबर आजम है, रिजवान है और शाहीन शाह अफरीदी है। पिछले 3 साल से यही 3-4 लोग पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जो कंपनी बनी है उसमें भी इंजमाम उल हक जब नहीं होते तो ये जो 3 लोग हैं ये इंजमाम उल हक के मफादात को कंट्रोल करते हैं और इंजमाम उल हक के मफादात को जो है वो सहारा देते हैं। अब मसला ये है कि जब आप एक कंपनी बनाएंगे और तमाम 8 के 8 या 9 प्लेयर्स को आप साइन करेंगे
उनको डिफरेंट लीग्स भी खिलाएंगे। और आपको पता है कि डिफरेंट लीग्स आप इस वजह से खेलते हैं कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और फिर आप उन प्लेयर्स को ये कहेंगे भी कि हम आपसे परसेंटेज ज्यादा इस वजह से ले रहे हैं कि हम आपको पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे और पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। लेकिन हसनैन, फिर आप क्या देख रहे हैं कि फिर इसका मतलब जो प्लेयर्स हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो पीसीबी के आला ओहदेदारान बैठे हैं, कौम के टैक्स का पैसा जा रहा है इन तमाम प्लेयर्स को भी, तमाम पीसीबी की मैनेजमेंट को भी, तो क्या प्लेयर्स के हाथों में बोर्ड खेल रहा है? अपनी मर्जी से जाते हैं, लीग्स खेल लेते हैं, वहां पर भी बोर्ड कुछ नहीं कर पा रहा, वर्कलोड मैनेज नहीं किया, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, बाकी भी जो हमारे प्राइम बॉलर्स हैं उनके हवाले से भी ये इत्तलात हैं कि वो भी इंजरीज के साथ ही खेल रहे हैं, सर्वाइवल की इस वक्त जंग है। तो क्या प्लेयर्स का अब इतना इन्फ्लुएंस हो गया बोर्ड पर कि वो बोर्ड की भी कोई बात नहीं मान रहे और बोर्ड को नहीं दिखाई दे रहा कि कौन से प्लेयर किस कंपनी से अटैच हैं, कौन सी डील्स हो रही हैं? जी अनवर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए बोर्ड जो है वो इस वक्त मैनिपुलेट हो रहा है प्लेयर्स के हाथों से। उसकी रीजन ये है कि प्लेयर्स जो है वो सारे के सारे एक कंपनी से एसोसिएटेड है, एक कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और कल भी मैंने ज़का अशरफ साहब को सुना, शोएब जट साहब के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक प्लेयर जो है वो एक एजेंट के पास 2 से 3 प्लेयर्स हो। तो ये प्लेयर पावर का सिलसिला साबिक चेयरमैन रमीज राजा के दौर में स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने बाबर आजम को खुली छुट्टी दी थी और वो बाबर आजम की कॉल सुनते ही मोहम्मद वसीम को कहते थे कि आप बाबर आजम के कहने पर फलां प्लेयर को टीम में रखें, फलां प्लेयर को टीम से निकालें। मसला ये है कि जब आपका एक चेयरमैन बाबर आजम को इतना ज्यादा जो है वो पावरफुल कर देगा तो उसके बाद बाबर आजम में भी जो है ना वो नखरा जरूर आएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से वो आपके कप्तान है। और जहां तक प्लेयर पावर का ताल्लुक है तो प्लेयर पावर भी इस वजह से बढ़ी है कि आपके एक साल में पीसीबी के 3-3 चेयरमैन बदल रहे हैं। और आप खबर ये है कि 3-4 दिन बाद क्या पता पीसीबी का एक और नया सेटअप आ जाए, एक और नया चेहरा आ जाए, वो नए चेहरे आके अपनी चीजें मनवाते हैं। जब पीसीबी में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर उस स्टेबिलिटी का अनस्टेबिलिटी का फायदा जो है वो प्लेयर्स उठाएंगे और प्लेयर्स अल्टीमेटली उसका फायदा भी उठा रहे, परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे। और ये इस टीम ने बैकअप नहीं बनाया। आप देखिए कि जब बाबर आजम अपना बैकअप नहीं बनाएंगे, नसीम शाह अपना बैकअप नहीं बनाएंगे, शाहीन अपना बैकअप नहीं बनाएंगे, तो टीम के रिजल्ट इसी तरह होंगे। और आप जब जिस तरह आपने लीग्स का जिक्र किया कि आप जब पूरी दुनिया में लीग्स खेलेंगे पीसीबी की इजाजत के बगैर या फिर पीसीबी को ब्लैकमेल करके और आपका वर्कलोड मैनेज नहीं होगा। नसीम शाह जो इंजर हुए वो श्रीलंका प्रीमियर लीग में हुए, इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को अगर इंजरी थी तो उनको वेटरनरी ब्लास्ट खेलने की जरूरत क्या थी, 100 खेलने लेकिन हसनैन, आप नहीं देख रहे कि किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जग हसाई हो रही है? हर्षा बोगले का स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं, द फनी थिंग गोइंग इन क्रिकेट नाउ डेज इज लाइक कि पाकिस्तान में 3 दिन के लिए नजम सेठी चेयरमैन होते हैं, 3 दिन के लिए ज़का अशरफ चेयरमैन होते हैं, और जो 7वां दिन है वहां पर यह डिसाइड किया जाता है कि ज़का अशरफ ने क्या कर दिया जो नजम सेठी तब्दील कर देंगे। तो ये तो अपना मजाक खुद बना रहे हैं। ये बहुत जो है ना, मैं कहता हूं कि अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हर्षा बोगले भी और भी बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ अब आवाज उठा रही है। आप ये कह सकते हैं कि इनका मजाक उड़ा रही है। इसके हवाले से आई थिंक सो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो ये सोचने से कासिर रहे। उन्होंने नजम सेठी को रातों रात लेके आए, फिर रातों रात पीपल्स पार्टी ने कहा नई मिनिस्ट्री हमारी है तो वो जो है वो ज़का अशरफ को ले आए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, आपके नाज़रीन को बताता चलूं कि सबसे मेन जो किरदार है वो आईपीसी मिनिस्ट्री का है। आईपीसी मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, ये सेक्रेटरी साहब तमाम तर तारे हिला रहे हैं। और वो सेक्रेटरी साहब जब देखते हैं कि पीसीबी उनकी बात नहीं सुनता तो वो रातों रात नजम सेठी को भी चेंज कर देते हैं। क्योंकि जब रमीज राजा चेंज हुए थे तो वो भी सेक्रेटरी साहब और उस वक्त के मिनिस्टर साहब की शायद कॉल नहीं उठाते थे, इस वजह से चेंज हुए। उसी के बाद नजम सेठी साहब भी उनकी बातें नहीं मान रहे थे, इस वजह से चेंज हुए। तो ये जो आईपीसी मिनिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल आ चुका है, वो क्रिकेट की तबाही और पीसीबी की तबाही में आई थिंक सो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर इसी तरह आईपीसी मिनिस्ट्री और आईपीसी के जो सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर साहब तो पिछले बड़े अच्छे थे, लेकिन आईपीसी के जो सेक्रेटरी हैं वो इस तरह अगर अपना रोल अदा करते रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी तरह सफर करेगा जिस तरह माजी में आपने देखा होगा हॉकी और फुटबॉल बोर्ड जो है पाकिस्तान में सफर करते रहे। ठीक है। अच्छा, ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत आज एक इजलास भी होने जा रहा है, कुछ अहम फैसले भी किए जाएंगे। आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेड होगा आज के इजलास में? देखिए आज के इजलास में उन्होंने एजेंडा यही बताया कि बहुत सारी बोर्ड के स्ट्रक्चरल चीजें भी होंगी, लेकिन इंजमामुल हक के हवाले से भी उन्होंने बोला है कि इंजमामुल हक को बुलाया जाएगा। आपको अनुमान में बताता चलूं कि एक कंपनी के हवाले से जो कि याजू इंटरनेशनल कंपनी है जो कि इंग्लैंड में रजिस्टर है, उसके जो शेयर होल्डर हैं उसमें इंजमामुल हक है, बाबर आजम है और एक तला रहमानी जो कि प्लेयर एजेंट हैं। ये तीनों मिलकर उस कंपनी को ऑन कर रहे हैं और उस कंपनी के हवाले से इंजमामुल हक से पूछा भी जा सकता है। और अगर इंजमामुल हक उसको जस्टिफाई ना कर सके तो फिर इंजमामुल हक को शायद चीफ सेलेक्टर के ओहदे से भी हटा दिया जाए या फिर उनको कहा जाए कि आप मुल्क के लेजेंड हैं और अपने नहीं जो है आप इस्तीफा देके फिर इज्जत एहतराम से अपने घर चले जाएं।
ठीक है, अच्छा मैच के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। कल बांग्लादेश से हमारा मैच होने जा रहा है। मुसलसल 4 मैच हारकर हम आ रहे हैं और किसी भी टीम को हम आसान हरीफ के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि आसान हरीफ जिससे हमें अफगानिस्तान को जैसे हम समझते थे उन्होंने भी हमें हरा दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं, कल का मैच किस तरह का होगा, क्योंकि मोराल तो काफी डाउन है पाकिस्तानी टीम का। देखिए, आपने तो समंदर को कोजे में बंद कर दिया कि किसी भी टीम को अब हम आसान हरीफ नहीं कह सकते। बांग्लादेश 1999 में हमसे जीतकर उसको टेस्ट स्टेटस मिला था और कल का मैच निस्बतन जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है अनवार, हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमने छोटी टीमों को बड़े बड़े मार्जिन से हराया। हमने श्रीलंका को के खिलाफ वर्ल्ड कप बेहतरीन चेस किया, सबसे बड़ा चेस किया। फिर अफगानिस्तान को हमने ना हरा सके, लेकिन उससे पहले नीदरलैंड को हमने हराया था। तो बांग्लादेश के खिलाफ कंपैरेटिवली हमारा मैच आसान है और अगर वो मैच जीतेंगे तो अवाम को भी थोड़ी सी हो पाएगी। लेकिन जो सिनेरियोस बन रहे हैं बहुत ज्यादा सेमीफाइनल के, उसको अगर न्यूजीलैंड के मैच के बाद देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान को आई थिंक सो जो पाकिस्तान की अप्रोच थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसी अप्रोच से जाना चाहिए। थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान ने जरूर खेली है। बाबर आजम को भी 4 मैच हारने के बाद ये समझ आई कि वो अटैकिंग कैप्टनसी करें। इसी तरह शाहिन शाह अफरीदी की गेंदबाजी देख लें, हारिस रऊफ की बॉलिंग देख लें, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान का परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश के खिलाफ इनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रगल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पाकिस्तानी टीम देखा कि वो सरप्राइज देने से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं और पाकिस्तानी टीम अभी भी शायद हमें सरप्राइज कर सकती है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। तो सितारों की रोशनी में पाकिस्तानी जो टीम है उसका हाल हम देखेंगे और हमें ज्वाइन किया है माहिर इल्म नजूम आसिफ महमूद साहब ने। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। कल पाकिस्तानी टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। कल के मैच में आप क्या देख रहे हैं, जो सितारों की चालें हैं वो पाकिस्तान के हक में हैं या पाकिस्तान के खिलाफ हैं? जी, ये हम पहले जायचा बना चुके हैं, काफी दूसरे चैनल्स को भी हमने ये सेंड किया है, बल्कि लाइव हमने बताया भी है कि चांसेस तो पाकिस्तान टीम के इंशाल्लाह 70% से अबव है जो सितारों की रोशनी में है। बाकी कारकर्दगी तो इन्होंने दिखानी है, गायब कलम अल्लाह ताला की जात पाक के पास है, वही बेहतर जानता है। लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक जो इनके सितारों की चाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कल के मैच में बड़े अच्छे चांसेस हैं विन करने के। ठीक है, अच्छा आसिफ साहब, आप देख रहे हैं कोई तरतीब ऐसी बन सकती है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकती है अगर हम अपने 3 मैचेस जीत जाएं, जो कि हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इसी तरह की सिचुएशन में से निकलती है, दूसरी टीमों की हार जीत पर डिपेंड करती है और किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई रास्ता इस बार नजर आ रहा है? सर, ये डिपेंड करता है आज रात 12 बजे के बाद जो प्लैनेट्स की पोजीशन होगी। हमारे जो कौमी टीम है उनके जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके जो स्टार्स हैं, उनकी आज रात 12 बजे के बाद काफी सारी चेंजिंग आ रही हैं उनके सितारों की। तो उसमें बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं कि इंशाल्लाह बिल्कुल आपको भी उम्मीद होना चाहिए, हमें भी एज ए पाकिस्तानी कौम चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं कि इंशाल्लाह बच जाएगी पाकिस्तान की टीम। लेकिन इतना ज्यादा तवक्को मत रखें कि जी बिल्कुल ही हो जाएगा, चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा चांसेस हैं, ठीक है, उसको अवेल करना पाकिस्तानी टीम का काम है। तो बाबर की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। बींगा कैप्टन, उनकी कैप्टनसी पर बड़े सवालिया निशान हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर बड़े सवालिया निशान हैं कि वो बस 50 कर रहे हैं और वो फिर पवेलियन लौट जाते हैं। तो टीम सिलेक्शन के हवाले से उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। बाबर आजम के मुतालिक मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप स्पेसिफिकली हमें बताएं कि वो नेक्स्ट आपको परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। जी, पर एज अ प्लेयर तो वो रहेंगे, उनका भी बड़ा लंबा कैरियर हमें नजर आ रहा है। तो कप्तानी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद उनसे कप्तानी वापस ले ली जाएगी? ये चांसेस आप देख सकते हैं कि मुझे आगे इनका एज अ कैप्टन पाकिस्तान टीम को सर्व करना नजर नहीं आ रहा। एज अ कैप्टन नहीं समझ आ रहा, एज अ प्लेयर खेलते रहेंगे? एज अ प्लेयर रहेंगे, ये खेलते रहेंगे, लेकिन एज अ कैप्टन इनके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आगे इनका जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनमें इनके सितारों की पोजीशन काफी सारी डाउन है और इनका जो कमांडिंग स्टार है वो बनता है मरीख, मार्स जिसको कहते हैं। तो उसके साथ जो है वीनस आके चिपका हुआ है जो कि उसका दुश्मन है।
उसकी वजह से इनको काफी सारी अभी मुश्किलात आ रही हैं और आगे भी ये 3 महीने का टाइम पीरियड जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी इनके साथ ये लगा रहेगा। परफॉर्मेंस जो है इनकी वो जाके आफ्टर 3 मंथ ये वर्ल्ड कप के ये जाके इम्प्रूव होगी, अभी फौरी तौर पे नहीं है और कप्तानी का इनका आगे फ्यूचर पे चांस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो कल के मैच में आप किन प्लेयर्स को देख रहे हैं जो कि हमें परफॉर्म करते दिखाई देंगे? हमारी स्टार्ट की बैटिंग बहुत अच्छी आपको अच्छा दे सकती है, एक स्कोर अच्छा दे सकती है। रिजवान भी हैं, उसमें 1-2 और भी साथ होंगे। बाबर आजम के भी चांसेस हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं हैं कि वो कोई बहुत ज्यादा हाई स्कोर कर सकेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए एज अ टीम तो कल बांग्लादेश के साथ इनका विन करने के चांसेस काफी ज्यादा। ठीक है, अच्छा ओपनिंग जोड़ी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अच्छे रन हमें दे देगी, तो इमाम कल परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं? जी, किन का कहा आपने? इमामुल हक। इमामुल हक जी, उनके चांसेस हैं, बाबर आजम साहब के इतने नहीं हैं, उनके हैं कि वो 70 से अबव। ठीक है, और बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिस तरह से हारिस रऊफ हैं, हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं हमारे बॉलर्स। वर्ल्ड कप से पहले हम उनकी तारीफें सुनते नहीं थकते थे, लेकिन वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। फॉर्म वापस आती देख रहे हैं जी। हारिस की निस्बत जो है शाहीन शाह अफरीदी जो है उनके चांसेस हैं कि 4 विकेट के उनके चांसेस है 4 तक के। ठीक है, और जो हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। स्पिनर्स कल के मैच में कोई इंपैक्ट डाल सकेंगे? क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमों को हम देखें इतना चांस नहीं। ठीक है, और स्पेशली पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो पसंद करते हैं जिस तरह से बड़े शॉट्स इफ्तिखार खेलते हैं। इफ्तिखार की परफॉर्मेंस कल कैसी होगी? इफ्तिखार की अगर पहले 25 रन तक चल गए ना जी, उनका पहला 25 रन तक जाना थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। अगर 25 का स्कोर कर गए उसके बाद उनको काफी अच्छे मौके मिलेंगे जिसमें उनके 6 4 काफी सारे वो लगाएंगे और शायकीन को बड़ा महसूस करेंगे। ठीक है, अच्छा किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को ओवरऑल? कुछ ज्यादा ही इनके सितारे गर्दिश में आ गए जो पाकिस्तानी टीम लगातार अब 4 मैचेस हार चुकी है। बस आप दुआ करें, इनका प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन कभी बैड लक आ जाती है तो इनका चांसेस अल्लाह करे हो जाएं। हमारी तो टीम है और हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, लेकिन इतने चांसेस सर नजर नहीं आ रहे कि मैं आपको के खुशफहमी में मुब्तला रखूं। जो हमने देखना है अपने तारों की रोशनी में, उसमें इतने चांसेस कम है। ठीक है आसिफ साहब, अभी जिस तरह से आपने बाबर आजम के हवाले से कहा कि इस वर्ल्ड कप के बाद आप उन्हें एज अ कैप्टन टीम में नहीं देख रहे, एज अ बैट्समैन ही देख रहे हैं, तो वर्ल्ड कप के बाद कौन से फिर ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत से ऐसे हमने देखा जो लोग परफॉर्म नहीं कर सके, तो कौन से ऐसे खिलाड़ी या कौन से ऐसे बोर्ड ओहदेदार होंगे जिनको फिर घर जाना पड़ सकता है? सर अब देखिए, मैं प्लेयर तो हूं नहीं कि मैं आपको या इस तरह एक स्पेसिफिक एक गेम पे तो हमारा फोकस होता नहीं, हम तो ओवरऑल सारे चीजों को देख रहे होते हैं। तो इसमें कम से कम आपकी जो अभी टीम है उसमें से 4 से 5 ऐसे बैट्समैन होंगे जिनके आगे चांसेस कम हो रहे हैं नेशनल टीम में रहने के। ठीक है, और बॉलर्स की भी इस तरह से स्क्रूटनी होती नजर आ रही है। टोटल यानी कि आप ये देख लें कि आपकी आधी टीम चेंज होगी। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड कप के हवाले से मैं आखिरी सवाल फिर यही करना चाहूंगा आपसे कि एक तो सेमीफाइनल में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम होगी या नहीं, और जो फाइनल टीमें हैं 2 वो कौन सी होंगी? फाइनल ज्यादा जो चांस मान रहे हैं ना जी, वो एक साउथ अफ्रीका मान रहा है जी, और दूसरा जो है उसमें न्यूजीलैंड भी है और हमारा पड़ोसी मुल्क। अच्छा ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से 2 टीमें हो सकती हैं जो कि फाइनल खेलेंगी, और फाइनल जीतने के चांसेस फिर किसके होंगे ज्यादा पॉसिबिलिटी? साउथ अफ्रीका के, यानी कि हिंदुस्तान जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप पहली बार साउथ अफ्रीका जीत सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो परफॉर्मेंस है बड़ी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं हम उसमें। बेशक हो, लेकिन ये गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने तो देखना है जो अभी सितारों की चाल है उसमें इस वक्त साउथ अफ्रीका बहुत अच्छे उनकी चाल है, उनके साथ सन भी है, मून भी उनके साथ है, तो ये बड़े अहम किरदार अदा करते हैं विन में।
ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर इल्म-ए-नुजूम आसिफ महमूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, पाकिस्तान का होने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ और अब पाकिस्तानी टीम से तवक्कुआत ये की जा रही हैं कि बाकी जितने मैचेस हैं वो अच्छे से खेलें, अच्छा परफॉर्म करें और जीतें, क्योंकि जो सेमीफाइनल में जाने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, क्योंकि फिर से वही अगर मगर वाली सिचुएशन है कि पाकिस्तानी टीम को अगर सेमीफाइनल तक जाना है तो फिर बाकी टीमों की जो हार जीत है वो भी पाकिस्तानी टीम का जो लक है उसको डिसाइड करेगी। पाकिस्तानी टीम को अच्छे रन रेट के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ ये तमाम मैचेस जीतने होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, बीइंग अ टीम खेलना पड़ेगा। और जो तमाम हम खबरें सुन रहे हैं, जो कयास आराइयाँ सुन रहे हैं, जिस तरह से बात की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त हम काफ़ी इख्तलाफात मौजूद हैं, तो अटैकिंग क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए खेलना। डिफेंसिव क्रिकेट से बाहर आना पड़ेगा, उस डिफेंसिव मोड से बाहर आना पड़ेगा जिससे तमाम टीमें बाहर आ चुकी हैं। जितनी भी टीमें इस वक्त मैचेस जीत रही हैं या अगर हार भी रही हैं तो हम देख रहे हैं कि वो अगर हार भी रहे हैं तो वो अटैकिंग क्रिकेट खेलकर ही हार रहे हैं। तो शायद शाहीनों को भी ज़रूरत है कि वो बाउंस बैक करें, स्ट्राइक बैक करें और जब तमाम 3 मैचेस हैं वो ज़रूर जीतें। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।